हाफ ईयरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है, यहाँ बच्चे ने गलत लगा रहा है, ये टिक मत दिखिएगा, ये बच्चे ने टिक गलत लगा रखे हैं, जिसने भी कर रखे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या है सही वाला मैं आपको यहाँ पे आंसर बताते हुए जा रहा हूँ। तो जो ताप का एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, क्वेश्चन के बाद आंसर है केल्विन। स्पष्टीकरण क्या दिया हुआ है मैंने, देखो साथ में उसका आंसर भी है। ताप का एसआई मात्रक क्या है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार क्या है, मात्रक क्या है, केल्विन होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ दालों में हमें प्राप्त होता है, दालों से हमें प्राप्त होता है, दालों से क्या प्राप्त होता है हमें, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर इस बच्चे ने सही किया जिसने टिक लगाया है। ठीक है, बाकी राइट आंसर आपको यहाँ पे सामने मिल जाएंगे, आपने टिक के आधार पे रिवीजन नहीं करना है। इसके बाद देखिए अगला, गाड़ी का ऑडोमीटर प्रदर्शित करता है, तो गाड़ी का जो ऑडोमीटर होता है वो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, गाड़ी का जो ऑडोमीटर है, वाहन द्वारा जो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है उसको बताता है, और स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को बताता है जो वर्तमान में उसकी तत्कालिक चाल है। ठीक है, तत्कालिक चाल बताता है। मैंने यहाँ दोनों रीजन आपको दे रखे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या करता है, ऑडोमीटर क्या करता है, क्वेश्चन कई बार बदल के आता है, गाड़ी में ऑडोमीटर की जगह स्पीडोमीटर लिख देगा। ठीक है, तो वो चीज आपने देख लेना है। उसके बाद देखिए, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व। इसने बच्चे ने गलत लगाया है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपने। ठीक है, तो इसको कहते हैं घनत्व। आगे दिया हुआ घनत्व क्या होता है, घनत्व की परिभाषा भी मैंने लिख रखी है यहाँ पे, देखिए द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई आयतन पे जो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और सूत्र क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है, तो ऑप्शन है पारा। आप देखा होगा डॉक्टर के वहां जाते हैं, आपने थर्मामीटर देखा होगा, तो थर्मामीटर के अंदर एक छोटा सा लिक्विड होता है, वो क्या होता है, चमकने वाला, उसे कहते हैं पारा। ठीक है, तो वो क्या होता है, पारा होता है, और वो सामान्य सामान्य ताप का मतलब जो कमरे का ताप है नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का, 25-26 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, 23 से लेकर 25 के बीच का नॉर्मली माना जाता है कि ये क्या है, सामान्य ताप कहा जाता है इसको। ठीक है, कमरे का ताप या सामान्य ताप कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पारा। स्पष्टीकरण क्या, जो एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप में क्या होती है, तरल अवस्था में धातु है, पारा क्या है, एक धातु है बेटा। ठीक है, और जो क्या होती है, तरल अवस्था में पाई जाती, सामान्य ताप पे, एकमात्र धातु ऐसी। अगला देखिए क्वेश्चन, पौधे के कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है, पौधे में होना चाहिए था, या पौधे की कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है, तो पौधे की कॉर्क कोशिका का निर्माण किसमें होता है, जो जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और कार्टेक्स, इन तीनों में नहीं होता, तो इसका आंसर दो हो जाएगा, किसी में नहीं होता है। ठीक है, किसी में नहीं होता है, इन तीनों में नहीं होता, होता किस में है, ये है सुबेरिन में। किस में होता है, सुबेरिन में होता है इसका। ठीक है, जो कॉर्क बनती है वो कहाँ बनती है, सुबेरिन नाम के एक ऊतक होता है उसमें बनता है। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड मात्रक वन है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तो मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, चाल का होता है, चाल और वेग दोनों। ठीक है, चाल का कह दो या वेग का कह दो, तो चाल और वेग का दोनों का मात्रक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि चाल और वेग में क्या होता है, वेग में आपको दिशा भी पता चलती है, लेकिन चाल में सिर्फ आपको चाल का बारे में पता चलता है। ठीक है, स्पीड ही पता चलती है। वेग क्या होता है, वह चाल जिसमें दिशा का भी ज्ञान हो जाए हमें, उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और 100 दोनों सही होंगे, 1 और 100 क्या दोनों सही, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा आपका। क्लियर है, दोनों, चाल मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, वेग का मात्रक भी है और चाल का मात्रक भी है, ध्यान रखेंगे। अगला है, नारियल का रेशा का ऊतक का बना होता है, नारियल का रेशा का ऊतक का बना होता है। ठीक है, नारियल का रेशा का ऊतक का बना होता है। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, चलिए, कई बार रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती इसलिए देखना जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको सुना हो कोई। चलिए, तो क्या है, नारियल का रेशा ऊतक का बना होता है, तो नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, देखिए नारियल का रेशा बना होता है क्लेरन काइमा, क्लेरन काइमा के नाम से, इस क्लेरन काइमा के नाम से है इस ऊतक का नाम। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लेरन काइमा नाम है इसका। ठीक है, यह क्या है, एक दृढ़ ऊतक होता है जो कि क्या करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, किसको, नारियल का रेशा यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक हो गया। अगला है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जल क्या होगा, भाप में बन जाएगा। ठीक है, जल भाप बन जाएगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल की अवस्था क्या, द्रव और गैस दोनों होती है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे
ठीक है, क्यों? वाष्प के उसमें होता है ना, जल वाष्प के उसमें होता है, ठीक है। तो इसलिए इस तापमान पानी उबलकर भाप में बनता है, अभी बताया था ना भाप में बनता है। तो भाप में क्या होता है, आपका गैस अवस्था में भी होती है और जल दोनों होता है भाप में, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो द्रव है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो किस अवस्था में होगा, भाप और गैस दोनों भाप में होगा, ठीक है। द्रव और गैस दोनों अवस्था में होता है, ध्यान रखिएगा, जल वाष्प भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? आंसर देख लीजिए, मुक्त पतन क्या होता है, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे की ओर गिरती है तो उस गति को क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई, आप छत पर हैं, आपने कोई चीज छोड़ दी है, सिंपल, कोई जोर ना लगा के सिंपल छोड़ दिया है, और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो रही, जमीन पर गिर रही है वो वस्तु। मान लीजिए आप छत में हैं और आपने क्या करा, पेन छोड़ दिया आपने जमीन पर, तो पेन जो आया वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पर आया, तो इसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन का मतलब फ्री फॉल, ठीक है। क्या होता है, फ्री फॉल मतलब है इसका, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्री फॉल। फ्री का मतलब क्या होता है, कोई उस पर एक्स्ट्रा कोई चार्ज ना लग रहा हो, कोई बल ना लग रहा हो, कोई फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है। तो मुक्त का मतलब फ्री होगा हर चीज से वो, पतन का मतलब गिरना, ठीक है। मुक्त पतन, मुक्त का मतलब फ्री, मतलब कोई चार्ज ना, कोई भी बल ना लगे, और पतन का मतलब गिरना, ठीक है। तो मुक्त पतन इसे कहते हैं। तो मुक्त पतन, पतन के द्वारा गिर रही वस्तु का क्या लगेगा, तो आप क्या समझते हैं, समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे की ओर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो भैया बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन के नाम से दिया गया है, उसे न्यूटन कहा जाता है, ठीक है, न्यूटन के नाम पे, ठीक है। बल का मात्रक किसे कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, ठीक है। और इसको जो दर्शाते हैं कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। हमेशा देखना दो टाइप के आपको फिजिक्स में मात्रा दिखेंगी, या तो कैपिटल लेटर में होंगे या कुछ स्मॉल लेटर में होंगे। तो जितने भी कैपिटल लेटर में मात्रक होंगे, जैसे एन है, कैपिटल एन है, ध्यान रखना इसको स्मॉल एन यूज नहीं करोगे आप। कैपिटल एन क्यों है, जब वैज्ञानिक के नाम पे कोई मात्रक बनता है, ठीक है, वैज्ञानिक के नाम पर, ठीक है, उनको श्रेय देने के लिए कि हाँ भैया इस व्यक्ति ने ये इतना बड़ा काम करा है करके, तो उसको श्रेय देने के लिए अगर हम मात्रक का नाम वैज्ञानिक के नाम पर रखते हैं तो वहां पे हमेशा कैपिटल यूज किया जाता है, कैपिटल लेटर यूज किया जाता है नाम का, ठीक है। तो जैसे बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, और न्यूटन का एन कैपिटल रहेगा, देखो जो मात्रक रहेगा वो एन कैपिटल रहेगा। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, स्मॉल एन यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। अगला देखिए, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताइए। परमाणु के 3 अपरमाणु कण, तो भैया परमाणु किन किन से मिलकर बना है आपको पता है, वही बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया, कई बार बच्चे इसमें हो जाते, तो सीधी सी बात है, परमाणु के 3 अपरमाणु कण के नाम बताइए। मतलब परमाणु किन किन से मिलकर बना है, कहने का मतलब क्या है, परमाणु किन से मिलकर बना है। और आप जानते हैं परमाणु किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो लिख देंगे आंसर, देखिए क्या है, परमाणु के 3 मुख्य अपरमाणु कण कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके साथ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी वो भी जान लीजिए, कई बच्चों को याद होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। कई बार पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए जे जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन ना, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है आपने। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपके किसी परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक है। और चार्ज भी बताता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश जिसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है इन पर, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। तीनों चार्ज इन पे ये होते हैं, तो इतना आपने जान लेना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है कोशिका की खोज किसने और वो कब की थी। तो भैया कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और कब की थी, 1665 में की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार जरूर कर लेने हैं, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 में की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो साधारण नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है इसको, और इसका सूत्र होता है NaCl, ठीक है। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देख लीजिए। साधारण नमक क्या होता है, NaCl होता है। घरों में जो आता है वो आयोडाइड नमक आता है, ठीक है, उसमें आयोडीन मिलाया हुआ होता है, ठीक है, शुद्ध करके उसमें थोड़ा सा आयोडीन की मात्रा होती है, जो घरों में हम नॉर्मली यूज करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए,
एक संक्रामक रोग का नाम बताइए। ठीक है, अब संक्रामक रोग तो कई सारे हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैंने एक नाम लिखा हुआ है, हो सकता है आपने स्कूल में कुछ और पढ़ा हो या कुछ और लिखाया गया हो आपको, या आपको कुछ और पता हो, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, एक संक्रामक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग क्या होता है पहले ये जान लीजिए। संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। ठीक है, पहले एक व्यक्ति को उसके संपर्क में जो है दूसरे को हो गया तो इसको कहते हैं, इस प्रकार से दूसरे तीसरे चौथे ऐसे करके बढ़े, तो इस प्रकार के रोग को कहा जाता है संक्रामक रोग। क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहा जाता है। तो इसका सबसे कॉमन उदाहरण क्या है? जुखाम है। दूसरा अभी 2020 में जो हमारे देश में आया था कोविड-19। ठीक है, देश के पूरे विश्व में ही कोविड-19 का खतरा था, जिसके कारण लॉकडाउन रहे। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हुआ था? कोविड-19। ये दोनों ही क्या है? संक्रामक रोग हैं। ठीक है, संक्रामक रोग। और इनके परहेज के लिए क्या कहा गया था? कोविड में और जुकाम में क्या गया था? मुंह पे मास्क लगाइए ताकि दूसरे व्यक्ति से संपर्क में ना आए, कम से कम क्या हो, संपर्क हो, और संक्रामक रोग कम फैले। दूर रहने से दूरी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, संपर्क में नहीं आना चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए। ठीक है ना, ये लक्षण थे, सामान्य लक्षण थे ये रोकथाम के, तो ये हमने यूज किए थे उस दौरान। तो समझ में आ गया एक संक्रामक रोग कौन सा होता है, कौन कौन सा है। उदाहरण दो दो उदाहरण दिए हैं, कोविड-19 भी उदाहरण है उसका, और जुकाम भी। दोनों में से एक आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेल्सियस में बदलिए। तो भैया सेल्सियस को क्या दिया गया? केल्विन। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन से 273 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 273, ठीक है, को माइनस कर दे। जो भी आपका केल्विन दिया गया है, जितने भी डिग्री केल्विन दिया गया है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन से माइनस करना है कितना? 273। फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे ध्यान देना है। डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री सेल्सियस में बदलना है तब। और अगर यहीं पर अगर केल्विन को, सॉरी केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर बदलना है तो क्या करेंगे? ये 273 इस तरफ चल जाएगा राइट साइड, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों ही निकाल सकते हैं यूज करके, बस प्लस माइनस करना है। 273 वो तो क्या है? 300 डिग्री केल्विन, 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन को करना है, तो 300 केल्विन से क्या करना पड़ेगा? केल्विन का ये देखो, केल्विन में 300 आ गया, माइनस क्या करेंगे? 273 करेंगे, यहाँ से तय निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कर लेना है। फॉर्मूला आपके सामने, सिंपल है क्वेश्चन, कोई इशू हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, वीडियो पसंद आ रही तो एक काम जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर दो और एक लाइक कर दो, मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और मैं ऐसी और वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाला उससे रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को क्या कर पाऊंगा? प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता चलता है इससे। और मैं क्या करूँगा फिर उस बेस पे मैं और ज़्यादा मेहनत करके इस प्रकार की और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्या ऐसे दो कोशिका अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो अनुवांशिक पदार्थ जिनमें पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यही है, तो सिंपल। तो ऐसे दो कोशिका अंग कौन जिनमें क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुवांशिक पदार्थ का जो मतलब होता है, अनुवांशिक पदार्थ का मतलब डीएनए की बात की जा रही है। कई बार पूछे तो अपना डीएनए पाया जाता है या अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, सेम ही बात है। तो अनुवांशिक पदार्थ कह दे या डीएनए कह दे, एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ की जगह पूछ देगा डीएनए पाया जाता, अपना डीएनए पाया जाता कह देगा। ठीक है, बस इतना सा कर देगा काम आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दो कोशिका अंग जिसमें अपना डीएनए, अनुवांशिक पदार्थ और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। और दूसरा दूसरा है आपका लवक, जिस जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। तो नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो आपने दो नाम याद रखने, एक तो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो कार्बन और सोडियम, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो देखो, परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या जिसे कहते हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है कार्बन की? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 ऐसे करके चलता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, उसके बाद तीसरी कक्षा में 18, इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, 2 8 18, एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर की फॉर्म में चलता है, 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर की फॉर्म में। अगर पहली कक्षा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा है तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा है तो 18, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो
देख लेते हैं क्या होगा। कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2,4। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, तो टोटल मिला के कितने 6। जिस परमाणु संख्या हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बताती है, ठीक है, ध्यान रखिए जितने ही किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होगी उसका मतलब उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा जो बची हुई है उसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पहली कक्षा में 2 और 8 10 हो जाएंगे पहली दूसरी में, और तीसरी में बचा हुआ 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, बताइए क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। यदि हाँ तो अपने उत्तर का उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सीधी सी बात है, हमने उत्तर दिया है। देखो क्या है, बहुत सिंपल। कैसे हो सकता है, देखो हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर एक वस्तु कहीं से चली, किसी वृत्तीय पथ पे गति करे और वापस उसी बिंदु पे आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी तय होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्या विस्थापन क्या हो जाएगा, हाँ इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, आंसर, ठीक है, हाँ इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है, हाँ इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। हम्म, विस्थापन शून्य होता हो सकता है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, तो हाँ इसका विस्थापन शून्य होता है। यदि हाँ तो अपना उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के लिए देखो क्या दिया है मैंने, देखो यहाँ पे सिंपल देंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से चलकर बाजार जाता है, ठीक है, और फिर बाजार से वापस घर लौट आता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य नहीं होगी, लेकिन उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक होने के कारण उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। जैसे आप लोग सुबह स्कूल में जाते हैं और वापस स्कूल से घर आ जाते हैं दोपहर में, तो आपके द्वारा चली गई दूरी तो है, दूरी तो आपने तय की है, लेकिन जो है विस्थापन क्या है, विस्थापन 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि विस्थापन क्या कहलाता है, आपके द्वारा तय की गई दूरी या मार्ग के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के। और अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर एक है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर एक है, तो क्या कहेंगे हम, विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन का एक स्वच्छ नामक चित्र बनाए। अब देखिए, न्यूरॉन का स्वच्छ नामक चित्र आपकी नोटबुक में दिया हुआ है, आपकी नोटबुक सॉरी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी की, आपने वहां से बना लेना है। लेकिन उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको लिख रखे हैं। यहाँ पे मैंने चित्र नहीं बनाया क्योंकि चित्र बनाने में और ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, डेड्राइट, कोशिका काय, ठीक है, केंद्रक और एक्सॉन, ये 4 चीजें आपकी किस में होती है, न्यूरॉन में होती है, तंत्रिका कोशिका में होती है, ठीक है। न्यूरॉन को क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्यों, क्योंकि ये 9th 10th 11th 12th, अगर आप साइंस साइड से 11th 12th करते हैं और बायो लेते हैं तो वहां भी आपके लिए काम आएगा। साथ में आपका 10th में तो आपका ये 100% न्यूरॉन वाला डायग्राम आपका बनाने को आता है। तो आपने क्या करना है, तंत्रिका कोशिका अच्छे से तैयार कर लेनी है अभी से। और आपको एग्जाम में, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है लगभग ये, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपने क्या करना, तैयार जरूर कर लेना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु में 3 अंतर बताइए। नहीं, उससे पहले है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, देखो बहुपरमाणुक आयन क्या होता है, जब क्या होता है, जब कई तत्व मिलकर एक आयन बनाते हैं, ठीक है। बहुपरमाणुक आयन तो क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ लीजिए परिभाषा, उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। परमाणुओं का वह समूह जिन पर नेट आवेश मौजूद होता है, ठीक है, नेट आवेश मौजूद होता है, उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, ठीक है। नेट आवेश, ठीक है, नेट आवेश क्या है, ये दोनों मिलकर कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, ये दोनों जुड़े NH4 जुड़े, और उसके बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन ये कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, तो क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, बहुपरमाणुक परमाणुक आयन कहेंगे, पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन कहा जाता है इसे। सल्फेट आयन क्या होते हैं, SO4 जैसे -2 सल्फेट आयन के 2 नाम बताए ना, 2 बहुपरमाणुक आयन क्या होता है, उदाहरण दिए। तो एक है अमोनियम आयन NH4 प्लस, ठीक है, इसमें +1 प्लस क्या बता रहा है, इस पे एक इकाई धनावेश है, क्या है, एक इकाई धनावेश है, ठीक है। अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि मैं अभी एक्सरसाइज के हिसाब से तो समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। आपने पढ़ा हो और नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा हर टॉपिक पे। जैसे अमोनियम आयन क्या होता है, बहुपरमाणुक आयन क्या होता है, इस पर भी पूरी एक डिटेल वीडियो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। आप बस आप मुझे छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या और आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो पहले चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं सीरियल वाइज किस ईयर और किस सब्जेक्ट की, किस क्लास की, ये आप सब मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है।
तो ये सब मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। एक बार मैं दोबारा रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है, सब ओके है, तो मैं अब आपको ये दिखा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका के तीन मुख्य अंतर बताइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तीन अंतर देख लीजिए क्या है। पहली बात, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं में क्या होता है, पादप कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, पादप कोशिकाओं में रसधानी होती है, ध्यान देना, पादप कोशिकाओं में रसधानी होती, बड़ी केंद्रीय है, ठीक है, बड़ी केंद्रीय रसधानी होती, ध्यान देंगे, ठीक है। पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। इसमें छोटी छोटी या अनुपस्थित रसधानियां होती हैं। जंतु कोशिका में क्या होती है, रसधानी या तो नहीं होगी या छोटी छोटी भी, अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप के होता है। कुछ में होती हैं लेकिन बहुत छोटी होती है जीवों में, लेकिन कुछ में अनुपस्थित होती, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा त्वरण बल का। बल का जो फॉर्मूला है, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, किसमें अधिक बल लगेगा, है ना, किसमें अधिक बल लगेगा। तो 2 किलोग्राम पहले वाले में देखो, पहली स्थिति में F1 बराबर 2 kg, और जो त्वरण है वो क्या है, 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 न्यूटन हो जाएगा। इसका जो मात्रा होगा, बल का मात्रक मैं थोड़ी देर पहले बताया था, N होता है न्यूटन, और मैंने कैपिटल N रखा है, ध्यान दीजिए। दूसरी स्थिति में 4 किलोग्राम वाले को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से, तो 4 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। मैंने मात्रक भी यहाँ पे लिख रखे हैं, ध्यान से, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। लेकिन आप जब करते हैं नॉर्मल सवाल, तो उसमें क्या करते हैं, आप सीधे 4 × 2 करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 न्यूटन। अब देखिए 10 न्यूटन बढ़ा है या 8 न्यूटन बढ़ा है, तो 10 न्यूटन बढ़ा है, तो पहली स्थिति में, जो पहली स्थिति है उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपने इसको अच्छे तैयार कर लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी तत्व का जेड बराबर 11, जेड का मतलब है परमाणु संख्या, ध्यान दीजिए, परमाणु संख्या भी बताया था ना, परमाणु संख्या कितनी है, जेड से परमाणु संख्या को दिखाते हैं। जेड 11 है, तो बताइए तत्व का नाम, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक वितरण और संयोजकता। भैया 11, थोड़ी देर पहले हमने देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिया था, हमने कहा गया, एक क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे नहीं है, मैं देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो वो था सोडियम, सोडियम का बताया था मैंने आपको, कहीं ऊपर देखा था हमने, ठीक है। थोड़ी देर पहले सोडियम कहा था, सोडियम का क्या था, 2 8 11, तत्व का नाम क्या होगा, सोडियम होगा, देखो मैंने लिखा भी है, तत्व का नाम सोडियम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिया गया था पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में, और बची हुई तीसरी कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका, और इसकी संयोजकता 1 होगी, क्यों होगी, और एक देखो यहाँ पे एक, या तो ये प्लस में है, देखो इसका मतलब प्लस लिखते नहीं, इसलिए हम खाली लिखा, अगर माइनस में होती तो माइनस लिखा जाता। संयोजकता 1 क्यों है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। अष्टक नियम आपने सुना होगा कि अष्टक नियम क्या कहता है, प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, जिससे वो स्थायित्व उसमें आ जाए। लेकिन क्या है, अगर कम है तो वो क्या करेगा, किसी से ग्रहण करेगा, और ज्यादा है तो क्या करेगा, किसी को त्याग देगा। तो देखिए पहले इसकी दूसरी कक्षा में 8 पूरे हैं, देखो दूसरी कक्षा में इसके पास 8 है, और उससे ज्यादा एक, तीसरी कक्षा में 1 ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, 1 त्यागेगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसी को इसकी क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। इसी से हमारी इसकी संयोजकता पता चलेगी, क्यों लिखा है, क्योंकि यह अपना एक भारी इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है, ठीक है। ये ना एक है, क्योंकि एक को एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो भैया क्या है, यौगिक, यौगिक का उदाहरण क्या होता है, यौगिक क्या हो गया, जल, जैसे जल आपका क्या है, यौगिक है, H2O क्या है, जल है। इससे पहले हमने एक और यौगिक का नाम लिया था, नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इनका क्या हमने परमाणु संख्या, ये अणुसूत्र भी लिख रखा है, ठीक है, इसको कहते हैं अणुसूत्र, जल और नमक। यौगिक हो गया, यौगिक हो गया। उसके बाद तरल संयोजी ऊतक आपका रक्त है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। ब्लड जो होता है, खून जो होता है आपका, ब्लड शरीर में, ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। उसके बाद अगला
एक कोष के जीव का नाम क्या लिख सकते हैं आप? अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या हैं? अमीबा और पैरामीशियम दोनों एक कोष के जीव कहलाते हैं। ठीक है, ये एक कोष के जीव हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन छांटिए। निम्न में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन छांटिए। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन छांटना बहुत आसान है। जैसे पौधों की वृद्धि क्या है? पौधों की वृद्धि भौतिक परिवर्तन में आ गई। ठीक है, भोजन का पाचन, लोहे में के चूर्ण और बालू को मिलाना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना, ठीक है, ये सब भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? लोहे में जंग लगना और मोमबत्ती का जलना। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये है। ठीक है, तो आपने देख लेना। अगला क्वेश्चन है, गति के तृतीय नियम की व्याख्या उचित उदाहरण द्वारा कीजिए। इस नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो भैया गति का जो तीसरा नियम है उसे क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ मैंने, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गति का तीसरा नियम। ठीक है, किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और इसका जो वो है व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जब आप किसी चीज पे बल लगा रहे हैं, अगर आप किसी चीज पे बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि नाव का उदाहरण देखो मैंने नीचे दिया है। जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पे कूदता है तो वह नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, ये क्रिया हुई और नाव उसे आगे की ओर धकेलती है। ठीक है, प्रतिक्रिया वह जिससे वह किनारे पे पहुंच पाता है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, जब हम जमीन पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं? पैर से जमीन पे बल लगाते हैं और उसी के बेस पे हम आगे दौड़ पाते हैं या चल पाते हैं। यहीं पर देखो, अगर हम यही चीज हवा में करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम हवा में जब अगर करेंगे, पाँव को चलाएंगे, तो हवा में क्या होता है? हवा हमारे पैर के बराबर बल नहीं लगा पाती हम पर, जिस कारण से क्या होता है? पैर हमारा जब तक जमीन में नहीं जाएगा तब तक हम रुक नहीं पाएंगे, या पानी में भी हम नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि पानी के द्वारा भी उतना ही बल लगाना चाहिए जितना हम लगा रहे हैं जमीन पर चलने के लिए। उतना ही बल अगर लगेगा तब हम पानी के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और बाकी उदाहरण मैंने इजी वाला दे रखा है, नाव और मनुष्य का कूदने का। ठीक है, तो उससे आप समझ गए होंगे। और इसी को गति के तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका मतलब क्या है? जब कोई क्रिया होती है तो बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है उसकी। ठीक है, जब क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है प्रत्येक क्रिया के। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो पहला क्या है? अंतरफसलीकरण। अंतरफसलीकरण, ठीक है, अंतरफसलीकरण क्या होता है? एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न, जैसे पंक्तियों में, उगाने की विधि को कहते हैं अंतरफसलीकरण। तो अंतरफसलीकरण मतलब एक फसल के साथ साथ उसी के साथ दूसरी फसल को भी बो दिया जाए, इस टाइप से, तो उसे कहते हैं अंतरफसलीकरण। अब जैसे पंक्तियों में, ठीक है, इससे पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग होता है और कीटों का प्रकोप कम होता है। ठीक है, इसका लाभ क्या है अंतरफसलीकरण का? इससे क्या होता है? पोषक तत्वों का जो उपयोग होता है अधिकतम होता है और कीटों का जो प्रकोप होता है, जो कीट लगने वाले होते हैं, वो कम लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंतरफसलीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है इसमें पशुपालन। पशुपालन आप जानते हैं, यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भोजन, ऊन और अन्य उत्पादों के लिए पशुओं को पाला जाता है। सिंपल पशुपालन कहलाता है। ठीक है, कृषि की वह शाखा जिसमें क्या? भोजन, ऊन व अन्य उत्पादों के लिए पशुओं को पाला जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी का प्रजनन, पालन पोषण और देखभाल की जाती है। ये सब चीजें आती है पशुपालन में। पशुपालन में क्या होता है? प्रजनन हो गया, उसके बाद पालन पोषण तो होता ही है, और साथ में देखभाल। ये सब चीजें क्या होती है? देखभाल और पालन पोषण किया जाता है किसमें? पशुपालन में। इसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। ठीक है, और ये शाखा किसकी? कृषि की ही एक शाखा है। ठीक है, इसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्या है? रंध्र के कार्य। तो रंध्र के कार्य, रंध्र पाए कहाँ जाते हैं? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। रंध्र स्टोमेटा कहा जाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ये किसका कार्य है? पेड़ की पत्तियों का, जिसमें रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, पौधों में अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना। ठीक है, जब क्या होता है? पौधों में अतिरिक्त जल हो जाता है तो उसे क्या? वाष्प के रूप में क्या कर देता है? पेड़ बाहर निकाल देता है, तो इसे वाष्प। तो रंध्रों के दो कार्य क्या? गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किन्हीं तीन के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो तीन के रासायनिक सूत्र देखो, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, नहीं हाँ Na2O। ठीक है, Na2O। उसके बाद है एल्यूमिनियम क्लोराइड,
एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है AlCl3, ये रासायनिक सूत्र है, इसको रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र दोनों कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम लिखा है, इसमें पूरा नहीं लिखा नीचे, लेकिन यहाँ देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा पूरा आंसर दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अगला देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें 3 बोले मैंने चारों के लिखा दिए ताकि आपको अगर कोई इजी वाला याद करना हो इन चारों में से तो आप इजीली कर सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। तो पादप कोशिका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए आपने करना क्या, सिंपल, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक से चित्र देख लेना है और उसको तैयार कर लेना है। तो उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको दिखानी होती है, उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्रक कहाँ होता है, केंद्रक के बारे में बताओगे, हरित लवक क्या होता है पादप कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और बाहरी राजधानी, बड़ी राजधानी, ठीक है, बड़ी राजधानी को नामांकित करना होगा, ठीक है, बड़ी राजधानी, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए अगला, निम्नलिखित में अंतर बताइए। तो निम्नलिखित में अंतर क्या है, मिश्रण और यौगिक और समस्थानिक और संभारिक। तो मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाएगा, ठीक है, परिभाषा लिखी भी है, तो ये परिभाषा के तौर पे भी आ जाता है आपका। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, ठीक है, मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं, ठीक है, मिश्रण कहते हैं या मिक्सचर कहते हैं। इसी प्रकार यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाना या संयोग करना क्या कहलाता है, आपका यौगिक कहलाता है, ठीक है। जब क्या होता है 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, यौगिक बनता है। इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अगला देखिए नंबर 2, इसके घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। मिश्रण जो होता है इनको भौतिक विधियों से अलग किया जाता है, और यौगिक जो होता है यौगिक को केवल रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है इसके यौगिकों को, ठीक है। यौगिक के जो घटक होते हैं मतलब जिनसे मिलकर बना है उनको सिर्फ रासायनिक विधियों से ही क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अगला है, यह अपने घटकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, यह अपने घटकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित मिश्रण क्या करेगा, अपने घटकों के गुणधर्म, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, सिंपल वो करते हैं, पानी में आपने इंक डाल दी, ठीक है, पानी में अगर आप इंक डालेंगे तो पानी में इंक डालेंगे तो नीला हो जाएगा पानी, तो ये उसके घटक है। इससे क्या पता चला, पानी का रंग क्या नीला हो गया, ये घटक है। पानी और नीला क्या, ये मिश्रण है एक तरीके का, लेकिन द्रव वाला मिश्रण है, ठीक है, ये विलयन कहलाएगा, ठीक है, लेकिन है क्या, मिश्रण ही है, मिक्सचर ही है। विलयन ठोसों में जो होता है उसे मिलियन मिक्सर कहते हैं, जो द्रवों में होता है उसे विलयन कहा जाता है, ध्यान दीजिए। तो यौगिक क्या होता है, इसके गुणधर्म अपने घटक तत्व से पूरी तरह भिन्न होते हैं। तो यौगिक जो होता है उसके जो मूल तत्व से भिन्न गुणधर्म वो प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए समस्थानिक संभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक देख लिए, आइसोटॉप्स कहते हैं इन्हें। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा इसमें देखिए, इसके द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है लेकिन परमाणु संख्या होती है समान होती है, ध्यान दीजिए। आइसोटॉप समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है, इनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है, C12 कहते हैं इसे और C14 कहते हैं, ठीक है। इनका क्या है, इनकी जो परमाणु संख्या है वो तो सेम है, 6 है, लेकिन जो इनका द्रव्यमान संख्या है वो अलग है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, एक की ये है 12 और इसकी 14 है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसके बाद संभारिक क्या होता है वो भी देख लीजिए। संभारिक होते हैं आपके विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, इनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, ठीक है। इनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होगी लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होगी, ठीक है। जैसे संभारिक में आइसोबार्स कहते हैं, जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40, इनकी द्रव्यमान संख्या बराबर है, ठीक है। आर्गन और कैल्शियम की जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या है, 40 है दोनों की, लेकिन जो इनकी परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या क्या है, भिन्न है, ठीक है, परमाणु संख्या भिन्न है, इसकी ध्यान रखना आपने। तो ये अंतर होता है दोनों में, समस्थानिक और संभारिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सिंपल। इसमें 2 नियम लगे हैं, देखो क्या करना है आपने। 33 की जगह 3 है, गलत जोड़ रखा क्योंकि यहाँ पर टोटल 11 करके दिया है इसने, ठीक है। तो 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मित करता है, ठीक है। जब 3 ग्राम कार्बन और 5 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो सिंपल क्या करना है हमने, 3 और 8 जोड़ के कितना हुआ, 11 हुआ, ठीक है। 11 ग्राम CO2 बना, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर क्या हुआ,
11 ग्राम हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या कहा नेक्स्ट टाइम में कहा 3 ग्राम। देखो कार्बन तो 3 ग्राम ही है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 5 ग्राम कर दी, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी है। तो अब क्या होगा, सिंपल हमें क्या करना होगा, 3 ग्राम 3:8 में मिला हुआ है। तो सिंपल देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 3:8 में, तो 3/8 की गुणा किससे करी, 5 से कर दिया ऑक्सीजन की मात्रा में। 3/8 कहाँ गया, 3/8 गुणा 5, क्या 5 करा, तो जो आंसर आया 1.1875 ग्राम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमने, सिंपल इसमें बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है 1.857 आया। ठीक है, इतना कार्बन लगेगा 5 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, और 5 ग्राम को जोड़ देंगे तो टोटल आंसर आएगा 6.875 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वे में करके भी दिखा दूंगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दिए, क्वेश्चन नंबर डाल के मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो काफी लंबी होगी, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को जल्दी समाप्त करने के लिए थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा अब। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ को, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर रेगुलर मैं सारी वीडियोस और ये सब अवेलेबल कराता हूँ, तो आपने करना है जुड़ लेना, और उसको साथ में दोस्तों का शेयर जरूर कर देना, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके अपने एग्जाम की, उनके भी नंबर अच्छे आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लो एक बार। नीचे दिए गए चित्र में वस्तु एबीसी प्रदर्शित करता है, तो यहाँ दिया हुआ इसका आंसर, एक बार आंसर सामने देख लो। तीनों में सर्वाधिक गतिमान कौन होगा। ठीक है, तीनों में सर्वाधिक गतिमान कौन होगा, तो तीनों में सर्वाधिक गतिमान देखिए ग्राफ दिया हुआ है सामने, आपको दिख रहा होगा ग्राफ, थोड़ा सा मैं इसको ग्राफ को सामने जाता हूँ, ये तो बी क्या है, सर्वाधिक गतिमान है, क्यों, बी देखो, बी ये है। ठीक है, बी ने क्या किया, तुरंत क्या करी, स्पीड पकड़ी, ये क्या दिखा रहा है, स्पीड को दिखा रहा है। ठीक है, टाइम और स्पीड दोनों दिखा रहा है शायद ये, तो यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा छोटे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब पीडीएफ लेंगे तो दिख जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर से। ये टाइम है, नीचे जो लाइन है ये देखो, ये टाइम है, आवर्स लिखा हुआ है, ये स्पीड है। ठीक है, किलोमीटर डिस्टेंस है, तो स्पीड सीधी बात है। ये क्या है, बी क्या है, तेज चला है, तो बी क्या है, सर्वाधिक गतिमान, क्योंकि दूरी समय ग्राफ में उसकी रेखा का ढलान सबसे, देखो ये ढलान सबसे ज्यादा जिसका होगा उसकी क्या होगी, स्पीड तेज होगी, उसकी गति, वो क्या होगा, सर्वाधिक गतिमान होगा। क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर रहे होंगे, तो ये भैया नहीं, तीनों एक ही साथ एक समय पर नहीं रहे होंगे। ठीक है, क्या लिखा है, नहीं, ग्राफ में तीनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसलिए वे क्या कभी भी एक ही समय पर एक ही स्थान पर नहीं रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग कर रही है ना, तो तीनों नहीं रहे इसलिए। अगला देखो, जिस समय बी ए से गुजरती है, बी कहाँ लिखा है, देखो बी ए से गुजरती है, उस समय सी ने कुल कितनी दूरी तय की गई है, तो सी की दूरी बतानी, तो ए बी सी ने कितनी दूरी तय की है, जब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ कहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखा है, 0.8 लिखा है, देखो यहाँ पे, ये देखो इससे थोड़ा सा आ गया, ये देखो इस सीट पे पहुंचा है ना, ये देखो यहाँ पे नीचे 0.8 दिया हुआ है। तो क्या लिखा, ग्राफ के अनुसार बी और ए लगभग 0.8 में मिलते हैं, उस समय वस्तु सी 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। ठीक है, ये देखो यहाँ से इस समय पर यहाँ कहीं कर रहा है ना, यहाँ पर ये देखो यहाँ कहीं, तो ये यहीं पर क्या है, 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, ग्राफ अनुमानित है। देखो या तो 8 कह दोगे, या 8 से थोड़ा सा कम, देखो कहा गया है अनुमानित है, क्योंकि साफ ग्राफ नहीं दिया था पेपर में, इस वजह से ऐसा है। कोई इशू नहीं होता है, इतना आपका नंबर मिल जाता है अगर आप ऐसा करते हैं। उसके अगला है, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय एक ही ए ने कितनी दूरी तय की, बी और सी यहाँ कहीं दे रहे हैं 1.3 में लगभग। ठीक है, देख लीजिए, जिस समय, तो टाइम कितना है, देखो यहाँ पर, यहाँ कहीं मिल रहा है, देखो बी और सी, बी है सी है यहाँ कहीं। ठीक है, तो क्या लिखा है, ग्राफ के अनुसार बी और सी लगभग 0.5 पे मिलते हैं, यहाँ कहीं दिया है ना 0.5 है। ठीक है, उस समय तक वस्तु लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ये 4 से 5 किलोमीटर के आसपास पहुंची हुई है ए। ठीक है, ग्राफ अनुमानित है दोनों में। ठीक हो गया, तो अगला क्वेश्चन करते हैं आप। अगला है, निम्नलिखित में किसमें जड़त्व अधिक होगा, तो भैया सीधी बात है, एक बात ध्यान रखनी, जड़त्व हमेशा उस चीज का अधिक होगा जिसका वजन ज्यादा होगा। तो क्या लिखा है, एक साइकिल और रेलगाड़ी, तो सीधी सी बात है, साइकिल भारी होती है, रेलगाड़ी होती है, ये तो आपको पता ही है, तो आप खुद बता दोगे रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है। ठीक है, भारी का मतलब द्रव्यमान से है, वजन किसमें होता है, वजन कहते हैं ना, द्रव्यमान मतलब कुल पदार्थ की कुल मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी का जड़त्व साइकिल के मुकाबले क्या होगा, अधिक होगा। आप आगे देखो क्या है, एक रबड़ की गेंद या उसी आकार का पत्थर
उसी आकार का पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। क्यों? क्योंकि गेंद से क्या, गेंद अंदर से खोखली होती है ज्यादातर, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो गेंद क्या होगी? रबड़ की गेंद है ऊपर से, तो रबड़ की गेंद क्या होगी? हल्की होगी पत्थर के मुकाबले। तो सीधी सी बात है, किसका अधिक होगा जड़त्व? जड़त्व होगा पत्थर का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि उसका घनत्व और द्रव्यमान रबड़ की अपेक्षा में क्या है? अधिक है। बस ध्यान देना है। उसका अगला देखिए, अगला है, उस लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, तो फर्श पे लगने वाले घर्षण क्या होगा? तो फर्श पे लगने वाला घर्षण क्या होगा? जितना बल लगेगा, सीधी बात है, जितना उसका बल लग रहा है उतना ही उसका क्या होगा? घर्षण बल कहलाएगा। ठीक है, न्यूटन का। तो कितना? 200 है, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है, चूंकि बक्सा नियत वेग से गति कर रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है, तो उस पर कुल बल शून्य है, त्वरण शून्य है। देखो बल और शून्य था, इसलिए फर्श द्वारा लगाया गया घर्षण बल कितना होगा? बल के विपरीत दिशा में उतना ही बल लगेगा। ठीक है, जितना वो फर्श पे लगा रहा है बल, कौन? लकड़ी का बक्सा, उतना ही किस पे लग रहा है? जमीन द्वारा, फर्श द्वारा लकड़ी के बक्से पे बल लगेगा घर्षण बल। तो वो कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन का। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया हुआ था। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। तो जल और खनिज का परिवहन करता है जाइलम, और भोजन और भोज्य पदार्थ जो बनते हैं पौधे में, उसका जो परिवहन करता है वो करता है फ्लोएम। ठीक है, तो जल से जाइलम याद रखना है। ठीक है, जल और खनिज क्या करता है? जड़ों से ऊपर को जाने का जाइलम करेगा काम। ठीक है, उसका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन की खोज के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? परमाणु के नाभिक की खोज के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, न्यूक्लियस परमाणु के नाभिक के लिए उत्तरदायी है। किसका? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। इसने क्या किया था? सोने की पतली पन्नी पे क्या कहता है? अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था। अल्फा कण गिराए थे, जिससे क्या था, कुछ अल्फा कण तो पार हो गए थे, लेकिन कुछ क्या है, वापस आ गए थे टकरा कर, जिससे क्या पता चला कि भैया प्रत्येक परमाणु के बीच में क्या है? एक नाभिक है। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी यहाँ से। गौ है, किसी वस्तु की गतिमान, नहीं सॉरी, किसी वस्तु की गति का समान या असमान उसकी डॉट डॉट पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके वेग पे निर्भर करेगा। किसी वस्तु की गति एक समान है या असमान है, उस किस पे निर्भर करेगा? उसके वेग पर निर्भर करेगा। किस पे करेगा? वेग पे निर्भर करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ को अवस्था सर्वाधिक संपीड़ित होती है। पदार्थ की गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? संपीड़ित, मतलब उसको प्रेशर करके छोटे से बर्तन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या होती है? जो होती है वो सर्वाधिक संपीड़ित होती है। ठोसों को नहीं कर सकते हैं आप किसी उसमें। ठीक है, उसको प्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दबा नहीं सकते हैं। ये ध्यान दीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। यदि हम पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाएं तो पत्तियां झड़ जाती, किसके कारण? जड़त्व के कारण। ठीक है, जड़त्व के कारण होता है ऐसा। तो ये लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दूध एक अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्लोराइड मिश्रण है। ठीक है, क्लोराइड क्या होता है? मिश्रण होता है। दूध एक क्या है? मिश्रण है। इसमें क्या? जल, वसा, प्रोटीन और अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। क्यों? सूती वस्त्र क्या करते हैं? पसीने का अच्छा अवशोषक होता है सूती वस्त्र। ठीक है, और गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पसीने के शोषक होते हैं और वायुमंडल में वाष्पीकृत कर देते हैं, उसे सोख कर क्या करते हैं? वाष्पीकृत करते हैं, जिससे शरीर को ठंडक महसूस होती है। अगला है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम क्या करता है? क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं में फट जाता है। जो जब कोशिका पुरानी हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और वो क्या करते हैं? उससे एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम निकलता है जो कोशिका को पचाकर नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैली कहते हैं, ये कोशिका को नष्ट करता है। तो इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी होगी और आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे और आप चैनल को खो ना दो। ठीक है, कई बार क्या होता है, चैनल आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो पसंद आए, उसके बाद आपने चैनल नहीं देखा, तो उससे क्या होगा? आपका चैनल खो जाएगा और आप नेक्स्ट वीडियो को नहीं देख पाएंगे, आपकी तैयारी में इशू हो सकता है। तो आपने कहना दोस्तों का शेयर करना है, लाइक कर देना वीडियो को, ताकि मुझे पता चल सके आपको वीडियो पसंद आई, और दोस्तों का शेयर कीजिए। जब आप लोग लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आई वीडियो और आप वीडियो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं और इसी प्रकार से और अदर सब्जेक्ट के अदर क्लासेस की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लाकर प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।